भारत में बहुत सारी ऋतुएं हैं। सर्दी का मौसम, बरसात का मौसम, वसंत का मौसम, और हमारे देश में देशभक्ति का भी मौसम आता है। एक ऋतु ऐसी भी आती है जो देशभक्ति की होती है। खास तौर पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति का मौसम हर साल आता है। लेकिन हम चाहते हैं कि यह देशभक्ति का मौसम सदाबहार रहे, पूरे साल रहे। इस समय मैं दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में हूं। ये हॉकी का बड़ा मशहूर मैदान है और आपको याद होगा 1982 का एशियन गेम्स में हॉकी का फाइनल यहीं पर खेला गया था। उस फाइनल मैच में पाकिस्तान ने भारत को 7-1 से हरा दिया था और पूरा देश इस हार की वजह से कई महीनों तक उबलता रहा था। धीरे धीरे हमें हारने की आदत पड़ने लगी। एक ज़माना था जब हमारे देश को हॉकी में सिर्फ गोल्ड मेडल चाहिए होता था, उम्मीदें ऐसी थी। लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई हारने की और अब देश को दर्द होना भी बंद हो गया है। और आज़ादी के इन 70 वर्षों में हम उन सुनहरे लम्हों को भी भूल गए, उन जीत के लम्हों को भी भूल गए जिन्होंने भारत को दुनिया की हॉकी की सुपर पावर बना दिया था। आज हम आपको एक ऐसा ही लम्हा याद दिलाना चाहते हैं। 1948 का ओलंपिक में हॉकी का फाइनल जो भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। अब जरा कल्पना कीजिए कि देश को आजाद हुए सिर्फ 1 साल हुआ है और उस पहले ही साल में भारत ओलंपिक गेम्स का गोल्ड मेडल जीत ले हॉकी में और उस इंग्लैंड की टीम को हरा दे जिसने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया है। कितना बड़ा बदला है ये और कितना बड़ा लम्हा है देश के लिए। और आज उसी जीत को याद करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे विशेष मेहमान अक्षय कुमार, जिन्होंने ये पूरी कहानी बनाई और देश के सामने प्रस्तुत की है। और इस स्वतंत्रता दिवस पर मेरे ख्याल से अक्षय, आपकी तरफ से ये सबसे बड़ा गिफ्ट है लोगों को। गिफ्ट तो मुझे मिला था जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिली थी, तो सही कहें तो ऐसी स्क्रिप्ट मिलना, और इसके बारे में किसी को नहीं पता था, किसी को इल्म नहीं था कि ऐसा कभी हुआ। 1947 में हमको हमारी आज़ादी मिली और 1948 में हम जाके डिफीट करके आए। लेकिन ये जो बात है ये दब के रह गई। यहाँ तक कि मीडिया को भी नहीं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी थी, किसी को कुछ खबर नहीं थी। और क्योंकि उस वक्त इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, ये सब एक इसके ऊपर मतलब समझ लो धूल पड़ गई थी और ये बात दब गई थी। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे ही मिला था कि ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई और मुझे मौका मिला एक किरदार खेलने का जिसने सारी टीम को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके ओलंपिक में लेके गया। और एक, जैसे आपने सही कहा कि एक ऐसा देश के लिए जो सिर्फ 1 साल का था, बस 1 साल का देश था। बिल्कुल, आपने देखा होगा हमारे देश में लोगों को गोल्ड का बड़ा शौक है, सोने का बड़ा शौक है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोना अपने देश में। हाँ, अगर सिर्फ घरों को मिला लें तो 24,000 टन सोना हमारे देश के घरों में है। और अगर घरों को, तिजोरियों को, मंदिरों को और लॉकर्स को मिला लें तो उससे भी कहीं ज्यादा होगा। लेकिन गोल्ड मेडल का शौक नहीं है हमें। हमने गोल्ड तो बहुत रखा, सोना खरीदने में, गोल्ड खरीदने में सिर्फ पैसे लगते, जीतने में बहुत मेहनत लगती है। मेहनत है, पसीना है। तो आपको कभी ऐसा लगा कि ये इतना गोल्ड पसंद देश गोल्ड मेडल क्यों नहीं जीत पाता? क्यों नहीं जीत पाता? देखिए, जवाब एकदम सामने सामने रखा हुआ है कि जब हम 1 साल के थे हम जाके गोल्ड मेडल जीत के आ गए। मतलब हमारे अंदर वो ग्रीड थी। अब शायद वो ग्रीड कम हो गई। लेकिन मैं साथ साथ में ये भी कहूंगा अब आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती भी जा रही है। अब बढ़ती भी जा रही है। जैसे कि अभी हमने देखा था कॉमनवेल्थ के अंदर जो हमारे पास पहले जितने गोल्ड मेडल आए थे और इस बार जो आए वो उससे कई ज्यादा है। एक स्पोर्ट्समैन को आगे लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उसको हम वो सारी चीज दें जिससे उसको तसल्ली रहे कि भाई मेरे बारे में ख्याल रख रहे हैं, अब मुझे अपनी जान तक दे देनी है इस अपने देश के लिए। तो मतलब जैसे मैंने कई देशों में देखा है कि वो एक स्पोर्ट्समैन को अगर आपको लेते हैं तो वो ध्यान रखते हैं कि आपके माँ बाप भी, उनका भी बराबर ध्यान रखा जाए। उनके पास भी काम हो, पैसे हों, आपके पास भी काम हो, पैसा हो, और आप पूरा वक्त एक स्पोर्ट्स के लिए देते रहे, क्योंकि और पीछे की कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है कि मेरे पिताजी बराबर खाना खा रहे हैं, मेरे घर में खाना आ रहा है, मेरी बहन का एजुकेशन सही चल रहा है। यही है
एक अगर ये चीज़ हम ध्यान रख लें कि अगर मैं वो कहता हूँ कोई कॉर्पोरेट्स भी मिल के ये फैसला कर लें कि हमने 100 एथलीट्स को लेना है, उसको अकेले नहीं लेना है, उसके साथ उनके परिवार को भी साथ में लो। अक्षय, जो जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये नेशनल स्टेडियम का बड़ा मशहूर हॉकी का मैदान है। 1982 में एशियन गेम्स का फाइनल यहाँ हो रहा था हॉकी का। भारत 7-1 से हारा था और जब हारा तो पूरा देश गुस्से में उबल रहा था। मतलब बहुत जगह तो प्रोटेस्ट भी हुए थे। इतना दर्द होता था 1982 तक भी हारने पे। अब मैंने देखा उसके बाद दर्द कम होने लगा। अब इंडियन हॉकी टीम कहाँ हार रही है, कहाँ जीत रही है, ज़्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम 2-3 गेम्स में रह गए हैं। हमें विराट कोहली की टीम जो अभी हारी है वो तो हमें याद रहता है, लेकिन हमें हॉकी के बारे में याद नहीं रहता। तो मैंने ये भी देखा कि जो हम कहते हैं ना असहनशीलता, इंटॉलरेंस, हम बड़े टॉलरेंट हो गए हैं हॉकी में हार को लेकर। अब हमें हॉकी की हार से दर्द नहीं होता। वी आर सुपर टॉलरेंट पीपल। हाँ, वो तो अब मैं यही कह सकता हूँ कि देखिए अब चैनल में भी इतना नहीं दिखाते हॉकी के बारे में। अब क्रिकेट हो तो वो तो सब चैनलों में उसका रिपीट वैल्यू भी आती है, चाहे हारो या जीतो तो आंखों के सामने इतनी आ जाती है। प्लस बहुत सारे और भी कारण हैं इसके पीछे। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि इंटॉलरेंट नहीं होना चाहिए हमें। मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस गेम। एंड ये जो एक गेम है, मतलब पहले तो मतलब कहा जाता था कि एक ये हमारा नेशनल गेम है। पहले हम ओलंपिक्स में जाते थे तो सोचते थे हॉकी में तो पक्का गोल्ड आएगा ही। अब हमारे अंदर उतना विश्वास नहीं है कि अब हम दूसरे खेलों में सोचते हैं। लेकिन अभी हाल ही में हमको गोल्ड मेडल आई थिंक अंडर 19 मिला है, वर्ल्ड कप में मिला था। बट मैं यही कहूंगा कि चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आ रहे हैं, लेकिन आ जरूर रहे हैं जी। जिस हिसाब से चल रहा है, जिस हिसाब से देख रहा हूँ, चेंजेस आ रहे हैं। अब मैं आपसे एक पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने कल रात को आपकी फिल्म देखी जी। उसमें राष्ट्रगान बजा और मैंने देखा कि पिक्चर हॉल में सारे लोग अपनी इच्छा से अपने आप ही उस सीन के दौरान खड़े हो गए। उसके बाद आखिरी सीन में आपने बोला वंदे मातरम जी। तो ये पिक्चर में नेशनलिज्म है, नेशनल एंथम है और वंदे मातरम है। और तीनों चीज़ों पे अभी सवाल उठते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ों को लोगों ने एक खास विचारधारा के साथ जोड़ दिया है। तो आपको कभी, जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, आपको कभी ये नहीं लगता कि आप भी ब्रांडेड हो जाओगे? किस बात का ब्रांड हो जाऊं? मतलब आपको लगता है कि ये जैसे मैं कभी ऐसी बात भारत के ऊपर की फिल्में बनाता है, ये नेशनलिज्म पे ही फिल्में बनाता है? आजकल तो यही है ना, आजकल तो लोग ऐसे कई लोग नहीं कहना चाहते। नहीं, ऐसे कई लोग कहते हैं हाँ मैं बनाता हूँ, खुद मुझे अच्छी लगती है स्क्रिप्ट, मैं बनाता हूँ, मेरा मन करता मैं बनाता हूँ मैंने। लेकिन उसी हिसाब से मैं अलग अलग फिल्में भी करता हूँ। जैसे मैं हाउसफुल कर रहा हूँ, जैसे मैं हेरा फेरी कर रहा हूँ, तो मैं हर किस्म की फिल्में करना चाहता हूँ। ये सारी जो फिल्में, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब सोसाइटी को अच्छा मैसेज देने के, नेशनलिज्म के बारे में, ब्रांड इंडिया के बारे में, जितने भी आपने नाम लिए, इस सब चीज़ों का ठेका अक्षय कुमार नहीं ले रखा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठेका मैंने कोई ठेका नहीं खोल रखा है। लेकिन ये ऐसी, मैं जैसे मैंने आपके पहले प्रश्न को कहा था कि मैं लकी रहा हूँ कि मुझे ऐसी कहानियाँ मिल जाती हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि लोगों को मिलती है कि नहीं, या अगर मिलती है तो मुंह फेर लेते हैं या नहीं करना चाहते हैं या सोचते हैं कि रिस्की है, वो मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे मिल जाती है, मैं ऐसी ताड़ में रहता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ मिल जाए तो मैं कर लूँगा। जब पिक्चर ये खत्म होती है तो उसमें आखिर में आपने वंदे मातरम का नारा लगाया, और आप तो जानते हो वंदे मातरम अब ये तो कलयुग है। 2018 में वंदे मातरम इज ए कंट्रोवर्शियल फ्रेज। अभी लोग वंदे मातरम को भी विवादों में लेके आ गए हैं। तो आपको कभी ये लगा या लोगों ने समझाया कि भाई इसमें, भाई वंदे मातरम मत बोलना इसमें? नहीं, हमें तो किसी ने नहीं समझाया, लेकिन हमें तो सही लगा, जो सही लगा वो हमने किया। उस वक्त भी बोला गया था, वो बोला गया था तो हमने किया। अपने देश में एक खास फीलिंग ये है कि अगर भगत सिंह को हम सलाम तो जरूर करते हैं, लेकिन भगत सिंह हमें अपने घर में नहीं चाहिए, पड़ोसी के घर में चाहिए। अच्छा। हाँ, फौजी हमें अपने घर में नहीं चाहिए, पड़ोसी के घर में चाहिए। यानी हम, और ऐसे ही खेल की भी जो बात है, हमें गोल्ड मेडल जीतना तो बड़ा अच्छा लगता है, बट हम टीवी पे बैठ के ताली बजाना चाहते हैं। वो खेले कोई और जाके। अपने देश की मेंटेलिटी 135 करोड़ लोगों की ये है। मैं चाहता हूं कि हम स्पोर्ट्स को एकदम सीरियसली लें। जो आप इतना करते हो, आप इतना डीएनए में भी बात करते हो। मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो स्पोर्ट्स का जो हेल्थ का जो कार्ड है इंडिया का, वो बहुत ख़राब है। हेल्थ कार्ड हमारा सही नहीं है, और वो
कुछ ऐसी चीज़ें बदलाव लानी पड़ेंगी। ऐसे बहुत कंट्रीज़ में है, क्रोएशिया में आपको पता है, हर चाहे वो छोटा बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, उसको एक स्पोर्ट्स पकड़ना कंपलसरी है। ये नहीं कह रहा कि चैंपियन बन जाइए, एक स्पोर्ट्स आपको पकड़ना, आउटडोर स्पोर्ट्स पकड़ना ज़रूरी है। एंड वो स्पोर्ट्स इसीलिए आप देखोगे क्रोएशिया जैसी, आपको पता है क्रोएशिया कितनी बड़ी है, मैं कहता हूँ चांदनी चौक से लेके यहाँ तक होगा, बस इतना ही बड़ी है। और वो वर्ल्ड कप तक फाइनल तक पहुँच गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो एक यही है कि उन लोग हमेशा एक स्पोर्ट्स पकड़ते। तो कई लोगों ने फुटबॉल पकड़ा और उसमें से कई लोग चुन के वो लेके आए। अगर हमारे यहाँ अगर ये ज़रूरी हो जाए कि स्पोर्ट्स, कोई भी एक स्पोर्ट्स पकड़ लो, तो आप सोच सकते हो हमारे पास कितने लोग होंगे जो चैंपियंस होंगे। सरकार तो बहुत कोशिश करती रहती है, लेकिन सरकार की योजनाओं में लोग दिलचस्पी नहीं दिखाते, या तो उनका कम्युनिकेशन इतना ख़राब होता है, वो बता नहीं पाते ठीक से। लेकिन फिल्मों का बहुत बड़ा रोल होता है सोसाइटी को चेंज करने में, लोगों की विचारधारा बदलने में। नहीं, और ये है, लेकिन माइंडसेट भी बहुत ज़रूरी है। सरकार, हर बात हम सरकार पे या फिल्मों पे नहीं रख सकते हम। आज मैं थोड़े दिन पहले की बात है, मैं एक प्रोग्राम में एक लड़के को, बच्चे को मिला था। बच्चा वो कलाबाजियाँ खा रहा था, और ऐसी कलाबाजियाँ खा रहा था, मैंने ऐसी कलाबाजियाँ बहुत मुश्किल से देखी हैं। मुझे लगता है वो आराम से एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ में आ सकता है। वो 8 साल का बच्चा था। मैंने उसको बुलाया, मैंने पूछा, बेटा तू ये कहाँ सीखता है, तेरा गुरु कौन है? कहता है सर गुरु तो नहीं है कोई भी। तो मैंने, बेटा सीखा कहाँ? पता चला कि उसका घर जो है 8/14 का घर है, उसके अंदर जो बिस्तर है उस पे ऊपर वो करता रहता है फ्रंट फ्लिप, बैक फ्लिप, बैक फ्लिप, फ्रंट फ्लिप, और वो लड़का बेचारा करता रहता है अकेले, और वहाँ सीखा है। और आप वो प्रोग्राम मतलब उसका देखें ना, तो मैं कहता हूँ हैरान हो जाओगे। मैंने तो बहुत जिम्नास्टिक देखी है, लेकिन उस बच्चे को देख के मैंने कहा, वो बच्चा लेके कहीं भी आप चले जाओ, यू कैन एक्चुअली गेट कॉमन। उसको सिर्फ सिखाना है कि करना कैसे है, तो वो मतलब ही कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। माइंडसेट की आपने बात की। अपने देश में देश को तोड़ने वाली तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम आरक्षण की बात करते हैं, वो भी देश को तोड़ता है। जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, ये सब देश को तोड़ने वाली बात है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, खेल एक ऐसी चीज़ है वो जो पूरे देश को एक कर देता है। चाहे वो ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल हो, और चाहे योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश हो। जब भारत फाइनल में पहुंचता है या कोई अपना खिलाड़ी फाइनल में पहुंचता है, तो पूरा देश एक होकर उसको देखता है। आपको लगता है कि खेलों को प्रमोट करके हम देश में एक एकता को भी प्रमोट कर सकते हैं? इन चीज़ों को, ये गैप्स को भर सकते हैं हम? सबसे ज़्यादा तो मैं यही कहूँगा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जैसे मैं पहले कहा, माइंडसेट इज अबाउट, मतलब आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, सोल्यूशन सोचना पड़ेगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, कोई सोल्यूशन के बारे में नहीं सोचता। आज मतलब मैं न्यूज़ भी देखता हूँ, कई न्यूज़ देखता हूँ, हमेशा उसमें प्रॉब्लम चल रहा होता है कि यहाँ फला जगह। जब आप न्यूज़ चैनल्स देखते हो तो आजकल क्या दिखाई देता है आपको? यही दिखाई देता है कि यहाँ फला जगह पे ये प्रॉब्लम हुई, फला जगह पे वो प्रॉब्लम हुई, फला जगह पे। मैं आज तक एक प्रोग्राम नहीं देखा जहाँ पे कोई कह रहा हो कि ये प्रॉब्लम हुई है, हमें लगता है इसे ऐसे सॉल्व करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे करोगे तो ऐसा हो सकता है। मैं आई वुड टेल यू सुधीर जी कि अगर आपको हो तो आप एक प्रोग्राम बनाए जहां सोल्यूशन दिया जाए। एक कैरेक्टर इस फिल्म में हमने देखा जी, हिम्मत सिंह का कैरेक्टर, जिसने आखिर में, जो उसकी एंट्री आखिर में होती है, और वो तुरप का इक्का है भारत का जी। उस कैरेक्टर के बारे में हमें बताइए। और आपको भी बता दें कि ये वो कैरेक्टर है, एक ही उस पूरी टीम जिसने 1948 में गोल्ड मेडल जीता था, सिर्फ एक खिलाड़ी ऐसा है जो अभी भी जिंदा है और जो आपको उस जीत की कहानी के बारे में बता सकता है, और वो कैरेक्टर इन्होंने अपनी फिल्म में लिया है। ठीक लिया है, मतलब उसको फिक्शनलाइज भी किया है, कई चीज़ फिक्शनलाइज की हुए हैं। और आई एम ग्लैड टू नो कि 1948 के वो खिलाड़ी आज हमारे यहाँ मौजूद है, और इनके चैनल ने उस इंसान को यहाँ लेके आए और आप लोगों से मिलाएंगे। कैन यू बिलीव इट, 1948 का जिन्होंने हमको जिताया था पहला गोल्ड, वो आज भी हमारे यहाँ हमारे बीच है। और
बकायदा इधर बैठे हुए हैं एंड आई कैन सी देम। आई वुड रिक्वेस्ट यू इफ यू कैन। बिल्कुल 94 साल के हैं बलबीर सिंह जी। बलबीर जी, अभी आपके बारे में बात हो रही थी, आप अकेले ऐसे शख्स हैं, उस टीम के अकेले ऐसे प्लेयर हैं जो आज भी हैं और जो उस कहानी को हमें बता सकते हैं। पर्दे पर जो कहानी थी वो तो हमने देख ली, लेकिन उस वक्त आज़ादी को 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर अपना देश हॉकी में सुपर पावर बन जाता है। क्या फीलिंग थी आपकी? डबल, एक तो कंट्री आज़ाद हुई, अपना तिरंगा झंडा आया, दूसरा हम गोल्ड मेडल जीत के आए। गोल्ड मेडल जीत। गोल्ड, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड। पहले भी जीते थे लेकिन वो ब्रिटिश इंडिया के नाम पे आए। गुलामी के गोल्ड थे। और उस वक्त टीम इंडिया की नहीं थी उस जीत में। पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा था। हाँ हाँ। तीनों बार। और मुकाबले में इंग्लैंड ने कम्पीट नहीं किया था। तो जब हम खेले थे उस वक्त प्योर इंडियन टीम, और खुशी तो होती है। वो याद आ रहा है कि कैसे और पहला जो सीन था, एक विक्ट्री स्टैंड पे होते हैं तो झंडा ऐसा ऐसा ऊपर को जाता है, तो मुझे ऐसे लग रहा था मैं भी उड़ता जा रहा हूँ कि लोग कहते हैं बड़े गोल किए। मैंने कहा नहीं, मेरी टीम ने गोल किए। मैंने नहीं, मेरी टीम ने गोल किए। मतलब कितनी बढ़िया बात है। गोल मैंने गोल नहीं किया, मेरी टीम ने गोल किया। अगर वो लोग सही वक्त पे पास नहीं देते, सही वक्त पे बॉल मेरी तरफ नहीं पहुंचाते तो गोल नहीं होता। आज के हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा मैसेज। टीम ने बहुत, टीम को मेडल। आपने तो पूरा बिल्कुल पूरा सर्कल देख लिया हिंदुस्तान का तब से लेके अब तक। अभी जो हालात हैं ये देख के आपको क्या लगता है, चाहे हॉकी के हालात हों या देश के हालात हों? कुछ टाइम आया था, थोड़े नीचे को गए थे, कुछ टाइम आया था, लेकिन अब ऊपर को जा रहे हैं। वी आर मूविंग अपवर्ड्स हर चीज में। ये बताओ भी, ये वैसा ही है या काफी बदलाव आ गया है हॉकी स्टिक? ये बदलाव आ गया। अच्छा। अब ये ज्यादा आपके ज़माने में अच्छा है। हमारे ज़माने में मेरी पुरानी स्टिक ऐसे थोड़ा चौड़ा था। अब ज़्यादा कर्व ज़्यादा हो गई है। अब ज़्यादा गोल कर दिया है ड्रिबल करने के लिए। आजकल उस वक्त जो बच्चे ड्रिबल करते थे शो के लिए, दैट वाज वेरी हार्मफुल फॉर द। हमारी टीम में भी थे, बाद की टीमों में, और उनको रोकना ही पड़ता था कि भाई ये जो ड्रिबल करते हो, ये अगले की डी में जाते हैं तो वहाँ जगह बनाने के लिए, डी में गोल करने के लिए फिर ड्रिबल काफ़ी है। अगर आप मिड फील्ड ड्रिबल करोगे वक्त ज़ाया कर रहे हो। भाई खाली ग्राउंड है, इस पर ड्रिबल करने का फायदा क्या? बेसिकली शोबाजी ज़्यादा करते थे। हाँ। और गेम नहीं खेलना, अपना इंडिविजुअल दिखाना है कि मैं कितना बड़ा करतब कर सकता हूँ, ये बोल रहे हैं। आज कभी आपको जब हॉकी और बॉल दिखती है तो कभी आपका अभी भी खेलने का मन करता है कि थोड़ी ड्रिबलिंग कर लें? अभी भी मन तो करता ही रहता है, लेकिन घुटने और एंकल ये नहीं काम करते, इनका मन नहीं करता। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा रिस्की फिल्में बना रहे हैं, रिस्की प्रोपोजिशंस? मतलब जैसे आप बता रहे थे कि ये स्क्रिप्ट्स तो थी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन कोई इन्हें बनाना नहीं चाहता था। फिर आपने क्यों बनाने का सोचा इनको? क्योंकि मुझे अच्छी लगी। देखो मैं सिंह इज किंग पार्ट 2 बना सकता हूँ, मैं राउडी राठौड़ पार्ट 2 बना सकता हूँ। उसमें जितना मैंने कमाया है उससे 1.5 गुना ज़्यादा कमा सकता हूँ। बात कमाने की नहीं। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं जब इंडस्ट्री में आया था, मैं पैसे कमाने आया था। मैंने पैसे कमाने आया था क्योंकि हमने देखे नहीं थे पैसे। नहीं। तो मैं नया था। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजर गया, अपने आप को फील होता गया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। फिर मैंने पैसे इतने कमाए, मैं वही पैसे अपने प्रोड्यूसर के रूप में मैंने अपनी फिल्में खुद बनाई, जिस हिसाब की मैं फिल्में करना चाहता हूँ। और जब फिल्में बनाई उसमें कभी कभी रिस्क अच्छा बैठ जाता है, कभी नहीं बैठता, कोई बात नहीं। लेकिन
गर्व से मैं ये हमेशा कह सकता हूँ कि मैंने ये बहुत फिल्म सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपकी फिल्मों का जो एजेंडा है, जो सरकार का एजेंडा है, बहुत मिलता जुलता है। और मैं तो जैसे आपको बता ही रहा था कि आजकल अगर आप देश की तारीफ कर दो तो लोग समझते हैं कि सरकार की तारीफ कर रहे हैं, फिर आपको ब्रांड कर दिया जाता है, फिर लोग इस फिल्म को देखने के बाद हो सकता है लोग आपको कहें कि आप बॉलीवुड के भक्त हैं, मतलब बॉलीवुड में भी एक भक्त पहुँच गया है। मैं वो सब नहीं सोचता हूँ, मैं ऑनेस्टली कर रहा हूँ, आज मुझे बताइए, इन्होंने बोला है कि अब स्पोर्ट्स काफ़ी ऊपर आते जा रहा है, तो क्या ये भक्तु है? क्या ये वो कहीं ये हम देश के भक्त हैं, एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। आपकी कुछ पॉलिटिकल एम्बिशंस भी हैं? नहीं, बीच में अखबार में आपके नाम आते रहते हैं। हाँ जी, मैंने भी सुना था। आप ये करेंगे? नहीं जी, नहीं, मैं भगवान ने मुझे फिल्मों में कहा हुआ है रहने के लिए, और फिल्मों द्वारा मैं फिल्में ऐसी बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर चाहे सोशल मैसेज हो, चाहे मैं कमर्शियल भी बनाऊँ। आगे मैं कमर्शियल बना रहा हूँ, 1-2 फिल्में हैं, लेकिन उसमें ये रखा हुआ है कि मैं लोगों को हंसाना चाहता हूँ, क्योंकि हंसना भी एक बहुत बड़ा सोशल काम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा भाई, थोड़े ना गल करके बहुत मजा आया। ये देखिए, BS दोसांझ लिखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया। 1948 पूरा पढ़ रहा है आपका फंक्शन। ओलंपिक गेम्स लंदन 1948 का है ये, और ये डिप्लोमा है, इसमें साइन है, और BS दोसांझ के लिखा है इस पे आप अपना एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। मेरा ऑटोग्राफ। इतिहास को जानने से नजरिया साफ होता है, युवाओं की संगत से ऊर्जा मिलती है और बुजुर्गों की संगत से अनुभव मिलता है। दिल्ली में हॉकी के इस मैदान में हमें यह सब कुछ एक साथ मिला। हमें उम्मीद है कि देश की भक्ति करने की हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी और इससे आपको प्रेरणा भी मिली होगी।